अध्याय 51। क्या हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा? चारों डू सम्राटों के संयुक्त आक्रमण कौशल दुर्जेय थे, और यदि यह एक साधारण डू पूर्वज होता तो उन्हें उलझने से पहले 2 बार सोचना पड़ता। हालांकि गूफी कोई साधारण डू पूर्वज नहीं था। भले ही 4 डू सम्राट अपने संयुक्त कौशल से अपनी युद्ध शक्ति को काफी बढ़ा सकते थे, लेकिन वे गूफी के लिए कोई खतरा नहीं थे। आसमान में 4 बूढ़ी सांप महिलाएं जो दिखाई दी, उन्होंने अपने असामान्य रूप से युवा प्रतिद्वंद्वी को सावधानी से देखा, उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। पंक्ति बनाओ। अचानक बूढ़ी महिलाओं में से एक चीखी, और उन चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक कदम आगे बढ़ गए। अगर गफी की ताकत इतनी जबरदस्त नहीं होती तो उन्हें पूरी ताकत से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि जिस क्षण उन्होंने गूफेल का सामना किया, उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें चेतावनी दी कि गूफी बेहद खतरनाक है, जिससे उन्हें शुरू से ही अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। एक ठंडी हरी रोशनी पूरे आसमान में फैल गई, जिससे गूहे और उनके समूह की आंखों में डर दिखाई दिया। डर के मारे सांप लोग जल्दी से पीछे हट गए। गूफी ने केवल तमाशा देखा। हरी रोशनी अचानक गूफी की ओर बढ़ी। यह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि यह गूफी के दिल को एक पल में छेद देगी। यून यून की चिंता बढ़ जाती है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। उसने केवल अपना दाहिना हाथ उठाया और हरी रोशनी उसके हाथ तक पहुंचने से पहले अचानक बंद हो गई हथेली। स्नैक एल्डर का खौफ बढ़ता है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। अपनी कलाई के हल्के से झटके से हरी रोशनी दिशा बदल देती है, कई महीन रेखाओं में बदल जाती है जो 4 बूढ़ी सांप महिलाओं की ओर जाती हैं। चारों बूढ़ी महिलाओं ने घबराकर बचने की कोशिश की, लेकिन वे हमले से घायल हो गईं, मुंह से काला खून थूक दिया। 4 डू सम्राट स्वाभाविक रूप से गूफी के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे और आसानी से उससे हार गए। स्नैक एल्डर का खौफ बढ़ता है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। गूहे का सदमा बढ़ता है। इमोशन पॉइंट जोड़ 50। रानी मेडुसा का गुस्सा बढ़ता है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। हालांकि अगले ही पल गूफी ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ लीं, जिससे यून यून ने चिंता से उसकी ओर देखा। उसे अपनी आस्तीन में हल्का दर्द महसूस हुआ, हल्का लेकिन ध्यान देने योग्य। 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर भले ही चंचल हो, लेकिन वह उसके साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं करेगा। शायद इसलिए कि गूफेल ने स्नैक पीपल जनजाति के 4 बुजुर्गों पर हमला किया था। रानी मेडुसा की भावनाएं अत्यधिक क्रोध से भर गईं। इस भावना ने अस्थायी रूप से 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा को दबाने में मदद की, जिससे मेडुसा को शरीर पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिली। गूफेई समझ गया कि पिछली घटना में संभवतः रानी मेडुसा का हस्तक्षेप शामिल था। उस शुरुआती भयानक हमले के बाद गूफेई ने दूसरा हमला नहीं किया। वह बस वहीं खड़ा रहा, उन्हें ठंडे दिमाग से देखता रहा। मुझे फिर से रोको और तुम मर जाओगे। गूहे और उसका समूह अभी भी सदमे से लड़खड़ा रहा था, अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सका। गूफेई बस बहुत ही राक्षसी था। यून यून गूफेर की स्वर्ग विरोधी ताकत को कई बार देख चुकी थी। वह दूसरों की तरह आश्चर्यचकित नहीं थी। उसने बस अपने आप से सोचा कि यह आदमी फिर से मजबूत हो गया है। इस समय गूहे दूर से एहसास की एक झलक पा रहा था। यून यून और गूफेल की स्पष्ट परिचितता को देखकर उसे कुछ याद आ गया। खुद से बुदबुदाते हुए उसने कहा, यून यून इस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से जानती है। क्या ये हो सकता है कि पहले की गोली उसे इस युवक ने दी थी? लेकिन इतना कम उम्र का व्यक्ति ऐसी उत्तम गोली को कैसे परिष्कृत कर सकता है? गूहे का आश्चर्य बढ़ गया। इमोशन पॉइंट जोड़ 50। वह इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन स्थिति से ऐसा लग रहा था कि यह सच था। सच में गूहे हमेशा गुप्त रूप से यून यून की प्रशंसा करता था और उसका हीरो बनने का सपना देखता था। ये जानते हुए कि उसकी ताकत उससे कम है, उसने अपनी कीमिया कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। खुद के बजाय किसी और को उसे बचाते हुए देखकर वह कड़वाहट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन वह एक साधारण नश्वर गूफी जैसी राक्षसी प्रतिभा की तुलना कैसे कर सकता था? गूहे को उदासी की गहरी भावना महसूस हुई। इस बीच यून यून बहुत देर तक हिचकिचाती रही, अपने होंठ हल्के से काटती रही, फिर आखिरकार बोली। उसकी आवाज़ झिझक से भरी हुई थी। क्या हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा? मेरा मतलब है, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? क्या एल को मिलने का मौका मिलेगा? यून यून ने गूफी से बहुत संयमित तरीके से बात की। यून यून की चिंता बढ़ जाती है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। भले ही वह जानती थी कि गूफी क्या जवाब देगा, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी और उसका जवाब सुनना चाहती थी। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण थी। यून यून की प्रत्याशा बढ़ जाती है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। तुम्हारे पास व्यस्त रहने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे डर है कि अगली बार तुम्हें दूर जाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे। गूफी ने अपने सामने खड़ी ठंडी महिला को देखा। उसकी आंखें थोड़ी कांप रही थीं, उसके नाजुक चेहरे पर एक शांत भाव था, हालांकि उसकी स्पष्ट आंखों में एक सूक्ष्म अपेक्षा छिपी हुई थी। उसने उसे कुछ हद तक क्रूरता से उत्तर दिया,
हालांकि गूफी ने अपने शब्दों में थोड़ी जगह छोड़ी। उसकी कोमल लेकिन अस्वीकार करने वाली प्रतिक्रिया ने उसे शांत कर दिया। युन युन को क्षणिक वीरानी का एहसास हो रहा था। युन युन की उदासी बढ़ती है। इमोशन पॉइंट्स जोड़ 100। अपने जीवन में वह जियामा साम्राज्य में रही। उसने कम उम्र में ही काफ़ी सफलता हासिल कर ली थी। एक महिला के रूप में एक प्रमुख संप्रदाय की नेता बनना और एक डू सम्राट के दायरे में पहुंचना। हालांकि वह किसी से कम नहीं थी और सभी से ऊपर थी, लेकिन वह बहुत सम्मानित थी। अनगिनत शिष्यों द्वारा प्रशंसा की जाती थी और उसके नाम युन युन के लिए उसे सम्मानित किया जाता था। पीछे मुड़कर देखें तो उसने गौरवशाली जीवन का आनंद लिया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वे उपलब्धियां लाभ नहीं थीं, शायद वे वही चीजें थीं जो उसे पीछे खींच रही थीं। अगर वह संप्रदाय की नेता नहीं होती बल्कि एक साधारण व्यक्ति होती, तो क्या वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दिल की बात मान पाती? क्या वह इस समय गूफी का अनुसरण कर सकती थी और पीछे देखे बिना निकल सकती थी? युन युन की भावनाएं जटिल थीं क्योंकि वह गूफी को गहराई से देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में अज्ञात भावनाएं उमड़ रही थीं। युन युन की अनिच्छा बढ़ जाती है। भावना अंक जोड़ 100। फिर वे दोनों अलग हो गए। छोटे, तुम्हें अच्छा व्यवहार करना होगा, नहीं तो मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। युन युन को विदा देने के बाद गूफी एक सुनसान जगह पर गया और अपनी आस्तीन से जैड की तरह ठंडा छोटा सा सांप निकाला। उसने छोटे सांप को अपनी हथेली में रखा, उसे आंखों के स्तर तक उठाया और उसे ध्यान से देखा। गूफेल की नज़र को महसूस करते हुए 7 रंगों वाले छोटे सांप ने भी अपना छोटा सिर ऊपर उठाया। उसकी हल्की बैंगनी आंखें बुद्धिमत्ता से भरी हुई थीं। उसका मुंह थोड़ा खुला, एक ठंडी कांटेदार जीभ बाहर निकली और उसका शरीर गूफेई के चेहरे की ओर झुका हुआ था, मानो उसके गाल को चाटने की कोशिश कर रहा हो। वह पूरी तरह से मासूम और मूर्ख लग रहा था। इस समय यह स्पष्ट था कि 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा शरीर को नियंत्रित कर रही थी। हालांकि गूफी को पता था कि रानी मेडुसा की दबी हुई आत्मा अभी भी बाहर हो रही हर चीज को देख सकती है, लेकिन इनमें से किसी ने भी गूफी को चिंतित नहीं किया। उसकी ताकत इतनी थी कि उसे रानी मेडुसा द्वारा की जाने वाली किसी भी चाल का डर नहीं था। इसके बाद गूफी वापस उस जगह पर पहुंच गया जहां जियोई जियान और किंगलिन थे। शेर राजा की सुरक्षा के कारण सांप लोग लगातार अपने पवित्र शहर की रक्षा के लिए दौड़ रहे थे, फिर भी जियोई जियान और किंगलिन बहुत सुरक्षित रहे। किसी भी सांप लोगों ने उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। छठी रैंक का उड़ने वाला जादुई जानवर और उसका रहस्यमय स्वामी सांप लोगों के दिलों में सबसे अधिक भयभीत अस्तित्व बन गया था। जब गूफी वापस लौटा तो जियोई जियान ने उसके अच्छे मूड को देखा। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा लगता है कि तुमने स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त कर ली है। गूफी ने सिर हिलाया और जियोई जियान की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। अध्याय 52। यह महिला बहुत ही आकर्षक है। यही वह जगह है। एक उपयुक्त गुफा खोजने के बाद गूफी ने शेर राजा को धीरे धीरे जमीन पर उतरने का निर्देश दिया। फिर उसने शेर राजा से लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन पर नजर रखने के लिए कहा। उनके क्षेत्र के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा अवरोध स्थापित किया। वह चिंतित था कि स्वर्गीय ज्वाला के सम्मिलन से होने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव से उन पर असर पड़ सकता है। तुम दोनों यहाँ मेरा इंतजार करो। स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। गूफी ने गुफा में प्रवेश करने और अपने भंडारण रिंग से कमल की सीट निकालने से पहले कहा। कमल के ऊपर एक छोटी हरी लौ चुपचाप जल रही थी। इसके निकलने वाले दबाव से ही पास में मौजूद एमेथिस्ट विंग लान किंग डर से कांप उठा। उसकी आंखें आतंक से चमक उठीं। मूल कहानी में याओ लाओ की मदद से भी जियोयान ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को सम्मिलन करने की प्रक्रिया से बमुश्किल बच पाया था। हालांकि गूफी को ऐसी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि यह ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम सी हॉट फ्लेम से भी कमजोर थी। समुद्र की तरह गहरी और शांत सी हॉट फ्लेम उसके हाथों में भयंकर रूप से जलती हुई ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के साथ मिल गई। हवा में अपने बालों को लहराते हुए गूफेल ने शांति से 2 लपटों के भयंकर विलय को देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। आधे दिन बाद गूफेई के हाथों में एक नए प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला का जन्म हुआ। इस नई स्वर्गीय ज्वाला के निर्माण ने गूफेर के डुक्यूई में बहुत अधिक ऊर्जा वापस ला दी, जो गु दायरे को छोड़ने के बाद से उसके द्वारा किए गए प्रशिक्षण और संचय के साथ मिलकर अब वह डू वेनेरेट दायरे तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। 9 सितारा डू पूर्वज। गूफेई ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। गूफेई से ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर निकली जो सभी दिशाओं में फैल गई। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं तो उनमें चमक की एक चमक गुजरी और उसकी आभा और भी बढ़ गई। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को सी हॉट फ्लेम से दबाने से रिफाइनिंग प्रक्रिया पहले से भी ज्यादा आसान हो गई। गूफी ने अपनी दाहिनी हथेली उठाई और बिना हवा के एक नीली लौ प्रज्वलित हुई। अपने शरीर के भीतर ठोस और प्रचुर ऊर्जा को महसूस करने के बाद वह एक पल के लिए रुका और फिर सिस्टम के विशेषता पैनल को बुलाया। डू तकनीक, फ्लेम डिवोरिंग केज उच्च पृथ्वी स्तर, सनफिंगर मध्य पृथ्वी स्तर, स्वर्गीय सितारा कदम उच्च पृथ्वी स्तर, आंदोलन तकनीक। आत्मा, प्रारंभिक आत्मा क्षेत्र।
साधना विधि, महान ज्वाला हृदय सूत्र निम्न स्वर्ग स्तर। साधना 9 सितारा डू पूर्वज। आयु 16। शारीरिक बनावट स्तर 78। योग्यता स्तर 101। होस्ट गूफी। कीमिया 7 सितारा शिखर। फ्यूज्ड स्वर्गीय लपटें, समुद्री हृदय ज्वाला और हरा कमल कोर ज्वाला। संचित भावना अंक 14,930। TLN स्थिति पैनल अंततः फिर से प्रकट होता है। गूफेल की निगाह अंतिम पंक्ति पर पड़ी और वह इससे काफी संतुष्ट था। भावना अंक संचित किए। गू दायरे को छोड़ने के बाद से उसने इन कुछ ही महीनों में पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अधिक भावना अंक अर्जित किए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग बहुत भाग्यशाली थे जो उसे गू दायरे में रहने के समय की तुलना में कहीं अधिक भावना अंक प्रदान करते थे। हालांकि भावना अंक प्रचुर मात्रा में प्रतीत होते थे, फिर भी उसकी वर्तमान वृद्धि के लिए आवश्यक राशि भी पहले की तुलना में बहुत अधिक थी। उसकी शक्ति में सुधार करने की सीमा धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिसके लिए अधिक से अधिक भावना अंक की आवश्यकता थी। गूफी ने अपनी साधना पद्धति को उन्नत करने से पहले अधिक अंक संचित करने की योजना बनाई। जहां तक उसके कीमिया कौशल का सवाल है, जबकि पैनल ने संकेत दिया कि वह वर्तमान में 7वें रैंक के शिखर पर था, गूफेल लंबे समय से 8वें रैंक की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी विशाल आत्मा शक्ति पहले ही आत्मा दायरे तक पहुंच चुकी थी। कीमियागरों के दायरे में आत्मा को 4 स्तरों में विभाजित किया जाता है: नश्वर, आत्मा, स्वर्ग और सम्राट। प्रत्येक स्तर को आगे 3 उप स्तरों में विभाजित किया जाता है: प्रारंभिक, मध्य और देर से। आत्मा क्षेत्र में पहुंचने का मतलब था कि एक कीमियागर 8वीं रैंक की गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, जबकि स्वर्ग क्षेत्र 9वीं रैंक की गोलियां बना सकता था, और सम्राट क्षेत्र सम्राट रैंक की गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, एक ऐसा स्तर जो प्राचीन काल से कोई भी नहीं पहुंच पाया था। गूफी की आत्मा शक्ति पहले ही आत्मा क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। उसे सुचारू रूप से आगे बढ़ने और 8वें रैंक का कीमियागर बनने के लिए केवल 8वीं रैंक की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। जब गूफी इन बातों पर विचार कर रहा था तो 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर अचानक उसकी आस्तीन से बाहर निकल आया और चंचल तरीके से उस पर फुफकारने लगा। उसने अपना सिर उसके हाथ पर टिकाया, ऐसा लग रहा था कि वह भूखा है। छोटा, क्या तुम भूखे हो? गूफी ने हंसते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से कोर फायर लोड सीड निकाला और उसे छोटे सांप को दिया। 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर नाराज महसूस करता है। इमोशन पॉइंट्स जोड़ 5-0। छोटे सांप ने छोटे कमल के बीज को तिरस्कार से देखा, मानो कह रहा हो, यह मुझे भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि चूंकि गूफी ने उसे पहले ही दे दिया था, इसलिए उसने अनिच्छा से उसे निगल लिया। वास्तव में इसके अप्रभावी रूप के बावजूद कोर फायर लोड सीड एक दुर्लभ वस्तु थी जिसे बनने में 100 साल लगे, जिसमें अपार ऊर्जा थी। यहाँ तक कि एक डू सम्राट स्तर के विशेषज्ञ को भी इसे खाने से बहुत लाभ होगा। बीज को अंदर जाने देने से छोटे सांप के शरीर में हिंसक ऊर्जा भर गई। उसका पेट थोड़ा फूल गया क्योंकि वह ऊर्जा को पचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। छोटे, ऐसा लगता है कि तुम्हें इसे पचाने में परेशानी हो रही है। क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? छोटे सांप के थोड़े सूजे हुए पेट को देखकर, जो कि हास्यास्पद लग रहा था, गूफी मुस्कुराया और उसके पेट को सहलाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह मदद करने वाला था, 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के शरीर से अचानक तीव्र प्रकाश का विस्फोट हुआ। प्रकाश फैल गया, छोटे सांप को उसके केंद्र में समाहित कर लिया, जिससे गूफी की आंखें सिकुड़ गईं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके हाथ में छोटा सा सांप तेजी से आकार में बढ़ रहा है। साथ ही ये और भी नर्म और अधिक नाजुक हो गया। कुछ ही क्षणों बाद गूफी के दाहिने हाथ में खालीपन की भावना की जगह कुछ नर्म और लचीली चीज ने ले ली। उसके हाथ के नीचे की चिकनी नाजुक सनसनी एक महिला के कोमल शरीर को छूने के समान थी। गूफी को अचानक एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति बेहद अजीब हो गई। ऐसा लगता है कि मेडुसा की आत्मा ने अस्थायी रूप से उस पर कब्जा कर लिया है। गूफेल ने धीरे से अपना सिर नीचे किया, अपनी बाहों में महिला से आंखें मिलाईं। 2 चमकदार भयंकर आंखें उसे घूर रही थीं, जो गुस्से से भरी हुई थीं और धीरे धीरे बढ़ती हुई हत्या की मंशा गूफेई की रीढ़ की हड्डी में हजारों तीखे ब्लेड की तरह रेंग रही थी। मेडुसा रानी को गुस्सा आ रहा है। इमोशन पॉइंट्स जोड़ 1-0-0। उसकी आंखें ऊपर की ओर झुकी हुई थीं, उसके लाल होंठ कसकर एक दूसरे से चिपके हुए थे। उसके गुस्से के बावजूद उसकी हर हरकत में एक अनूठा आकर्षण था। उसकी एक भयंकर चमक ने गूफेई को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। जैसे ही उसने उस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे को देखा, जिसे केवल दूसरी दुनिया के रूप में वर्णित किया जा सकता था, गूफेई को दूर देखना मुश्किल हो गया। उसका चेहरा जल रहा था। ये लगभग अलौकिक सुंदरता स्वर्ग द्वारा गढ़ी गई एक उत्कृष्ट कृति की तरह थी, जो अपने गुस्से में भी एक जबरदस्त आकर्षण बिखेर रही थी। यह महिला हर आदमी की इच्छा का अवतार थी। इस समय मेडुसा रानी का नाजुक शरीर गूफी के शरीर से सटा हुआ था। उसकी कोमल त्वचा उसके शरीर से सटी हुई थी। उसका सुंदर चेहरा उसकी आंखों के ठीक सामने था, जो उसे संवेदनाओं से अभिभूत कर रहा था।
मेडुसा क्वीन को अपनी बाहों में इतनी अंतरंग स्थिति में लेटे हुए देखकर गूफी को आनंद की एक अद्वितीय लहर महसूस हुई। वह महसूस कर सकता था कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है, उसका शरीर अकड़ रहा है और कुछ ऊपर उठ रहा है। अध्याय 53। तुम मुझे किसी दिन धन्यवाद दोगे। मेडुसा का चेहरा शर्मिंदगी से थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा भावना उसकी बर्फीली हत्या की मंशा थी। उसके गालों पर लाली इस तथ्य के कारण थी कि वह पहली बार किसी पुरुष के इतने शारीरिक रूप से करीब थी। लेकिन इस युवक ने उसे इस हद तक अपमानित करने की हिम्मत की। लानत है। एक ठंडी खर्राटे के साथ मेडुसा का पतला जेड जैसा हाथ जल्दी से गूफी की गर्दन तक पहुंच गया। उसकी कोमल उंगलियां उसकी त्वचा को छूने वाली थीं, अगले ही पल उसकी गर्दन तोड़ने के लिए तैयार थीं। हालांकि गूफी के लिए उसकी गति बहुत धीमी थी। इससे पहले कि वह सफल होती, गूफी ने तेजी से उसकी बर्फ सफ़ेद कलाई पकड़ ली, उसे अपने हाथ से घेर लिया। उसके गर्म स्पर्श से उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। मेडुसा अपमानित और क्रोधित महसूस करते हुए विरोध में बोली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ एहसानमंद हूँ? तुम्हारी मदद के बिना मैं ठीक हो जाती। मैंने तुम्हें जो कोरफायर लोड सीड खिलाया था, उसके बिना तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकते थे? गूफेल ने शांति से जवाब दिया। हालांकि मेडुसा का चेहरा ठंडा हो गया, उसकी आंखें शत्रुता से भर गईं। तुम्हारी मदद के बिना भी मैं अपने कबीले में ऐसे संसाधन प्राप्त कर सकता था। स्नैक पीपल कबीले की विरासत ऐसी है जिसकी तुलना जियामा का साम्राज्य भी नहीं कर सकता। गूहे जैसे लोग हमारे लिए कोई खतरा नहीं हैं। उसके शब्दों के बावजूद गूफेई बस मुस्कुराए। उस समय तुम बहुत कमजोर थे। अगर गूहे और उसका समूह तुम्हें पा लेता तो तुम गंभीर खतरे में पड़ जाते। हालांकि मेडुसा ने गूफेई की बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन वह उसकी ताकत और धैर्य से हैरान थी। फिर भी उसने हठपूर्वक उसके प्रति कोई आभार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हो सकता है कि तुम इसे अभी न देख पाओ, लेकिन किसी दिन तुम मुझे धन्यवाद दोगे, गूफेई ने एक नर्म हंसी के साथ कहा, और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। गूफेई की नज़र मेडुसा की गर्दन के नीचे बर्फीले सफ़ेद परिदृश्य पर चली गई, जो उसके शरीर के बेहतरीन कर्व्स की ओर खींचा चला गया। ये पहली बार था जब उसने किसी महिला का नग्न रूप देखा था, और मेडुसा की आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और उग्र आकृति ने उसकी सांसों को तेज कर दिया। मानव, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे घूरने की? मेडुसा ने फुसफुसाते हुए कहा, अपने नंगे शरीर पर गूफेल की तीव्र नज़र को महसूस करते हुए। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। हालांकि वह जानती थी कि वह इस समय उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। क्या तुम मुझे पालतू जानवर के रूप में रखने की योजना बना रहे हो? मेडुसा ने पूछा। उसकी आवाज़ नर्म लेकिन जहर से भरी हुई थी, एक फुसफुसाहट की तरह जो एक ही समय में लुभाने और नष्ट करने में सक्षम हो सकती है। गूफेई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उस छोटे बच्चे ने मेरा पीछा करना चुना। इतना गुस्सा मत करो। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और ऐसी ऊंचाइयों को छुओगी जो तुमने पहले कभी हासिल नहीं की। यह महसूस करते हुए कि उनकी नज़दीकियां उसे परेशान कर रही थीं, गूफी ने उसकी कलाई छोड़ दी। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। जैसे ही उसने छोड़ा, मेडुसा ने तेजी से पत्थर के मंच से एक कंबल उठाया और खुद को ढक लिया। कंबल के साथ भी उसके आकर्षक कर्व्स को छिपाना असंभव था। मानव, अब तुम्हें मुझे न मारने का पछतावा होगा। मैं इस अपमान को कभी भी दंडित किए बिना नहीं जाने दूंगा। मेडुसा ने गूफी को आखिरी बार घूरा, इससे पहले कि उसका शरीर एक छोटे रंगीन सांप के रूप में सिकुड़ गया। गूफी ने आह भरी और छोटे सांप को उठाया, धीरे से उसके ठंडे शरीर को सहलाया। इस बीच जियामा पवित्र शहर के भीतर आलीशान महल में एक लबादा पहने हुए बुजुर्ग मुख्य हॉल में बैठे थे। उनके बगल में एक लंबी सुंदर कपड़े पहने महिला खड़ी थी। महिला में एक ठंडी शाही हवा थी, उसके बारे में शाही अधिकार का स्पर्श था। क्या? बुजुर्ग ने अपने बगल में बैठी युवती को चौंकाते हुए देखा। पूर्वी सीमा पर एक छठी श्रेणी का जादुई जानवर दिखाई दिया। महिला याओये ने उसके आश्चर्य को दोहराया, और एक किशोर उस पर सवार है। पूरे जियामा साम्राज्य में एक छठी श्रेणी का जादुई जानवर एक दुर्लभ दृश्य था। अकेले एक ऐसा जानवर जो खुद को एक इंसान द्वारा सवार होने की अनुमति देता हो। बुजुर्ग जिया जिंगतियान परेशान दिख रहे थे। मुझे अभी मिला है खबर है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता और पिल्किंग गूहे भी पूर्वी सीमा की ओर बढ़ गए हैं। उन्हें और याओये दोनों को लगा कि स्थिति लगातार रहस्यमय होती जा रही है। अध्याय 54। जिया जिंगतियान का संदेह। एक बिन बुलाया मेहमान। भव्य हॉल में जिया जिंगतियान और याओये कुछ देर के लिए चुप हो गए। कुछ देर सोचने के बाद याओये ने अनुमान लगाया, दादाजी, क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्वी सीमा पर कोई महान खजाना दिखाई दिया हो? ये बहुत संभव है। जिया जिंगतियान ने सहमति में सिर हिलाया। पूर्वी सीमा पर गए लोग साधारण व्यक्ति नहीं हैं। संयोग से वे सभी एक ही समय में वहां कैसे दिखाई दे सकते हैं? मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की नेता अक्सर बाहर प्रशिक्षण लेती हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन पिल्किंग गूहे अचानक पूर्वी सीमा पर क्यों गए?
उनके जैसे प्रसिद्ध कीमियागर को आमतौर पर बेहद सुरक्षित स्थानों पर कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त सीमा से एक रहस्यमय युवक के छठे दर्जे के उड़ने वाले जादुई जानवरों की सवारी करने की खबरें थीं। लोगों की ऐसी भीड़ केवल ये संकेत दे सकती थी कि कोई मूल्यवान खजाना सामने आया है। जिया जिंगतियान ने आंखें सिकोड़ लीं, उसकी धुंधली आंखों में एक तेज रोशनी चमक रही थी। ऐसा लगता है कि मेरे इस बूढ़े शरीर को भी हिलने डुलने की ज़रूरत है। उसने फैसला किया कि खुद ही सब कुछ देखना और किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना बुद्धिमानी होगी। सांप लोग जनजाति, जो शक्तिशाली और निर्दयी थी, को जिया मा साम्राज्य सहित कई साम्राज्यों की संयुक्त सेनाओं द्वारा मुश्किल से टैगर रेगिस्तान में खदेड़ा गया था। इसने प्रदर्शित किया कि सांप लोगों की समग्र शक्ति जिया मा साम्राज्य की अकेले की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। एक उड़ते हुए जानवर की पीठ पर एक डू सम्राट स्तर के विशेषज्ञ लिया जिंगतियान के अलावा एक डू राजा और 7 या 8 डूलिंग आत्मा रक्षक भी थे। दादाजी, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। याओ ये ने तत्काल अनुरोध किया। उसे संदेह था कि यह घटना टैगर रेगिस्तान पर कब्जा करने वाले सांप लोगों की जनजाति से भी संबंधित हो सकती है। कुछ सोचने के बाद जिया जिंगतियान ने एक भान उठाई लेकिन मना नहीं किया। ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा अनुभव हो सकता है। इससे तुम्हारी ताकत और ज्ञान को बहुत लाभ होगा। वह जानता था कि जिया मा साम्राज्य की भावी रानी के रूप में याओ ये को विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए तैयार होने के लिए अधिक अनुभव और शक्ति की आवश्यकता थी। हालांकि डू सम्राट की करीबी सुरक्षा के बिना याओ ये की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी थी। जल्द ही जिया मा महल से एक विशाल उड़ने वाला जानवर उड़ गया। जिया जिंगतियान को स्नैक पीपल जनजाति की पृष्ठभूमि के बारे में अच्छी तरह से पता था। सालों पहले हामा साम्राज्य आसपास के साम्राज्यों के साथ उन्हें पूरी तरह से खत्म किए बिना रेगिस्तान की गहराई में खदेड़ने में मुश्किल से कामयाब रहे। जब इस घटना ने महल में हलचल मचा दी तो शाही राजधानी के अन्य प्रमुख परिवारों को भी कुछ जानकारी मिली और उन्होंने बारीकी से ध्यान देना शुरू कर दिया। पूर्वी सीमा वास्तव में एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। क्या रिपोर्ट सच हैं? किशोरों के एक समूह के पास छठी रैंक का जादुई जानवर कैसे हो सकता है? मेरे पिता ने एक बार छठी श्रेणी के जादुई जानवर का सामना किया था और उसकी एक झलक ही डू सम्राट स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति को उसके भयानक दबाव के आगे झुकने के लिए पर्याप्त थी। धुंधले बादल संप्रदाय के नेता और गोली राजा गुहे क्यों मौजूद हैं? क्या ये हो सकता है कि वास्तव में पूर्वी सीमा पर एक खजाना दिखाई दिया है? कई प्रभावशाली परिवारों ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया, पूर्वी सीमा की संवेदनशीलता के बारे में जानते हुए। जिया मा साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर टैगर रेगिस्तान के पास गूफी ने अभी भी बेहोश 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को अपनी आस्तीन में वापस रखा और गुफा से बाहर चला गया। मेडुसा की नर्म फिसलन भरी त्वचा की अनुभूति अभी भी उसकी उंगलियों पर बनी हुई थी। उसके उग्र वक्र, उसकी क्रोधित आंखें और लाल गाल बार बार उसके दिमाग में आ रहे थे। हालांकि उनके बीच वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ था। गूफी का चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था। वह अपने दिमाग में मेडुसा के आकर्षक नग्न रूप की छवियों को चमकने से रोकने में असमर्थ था। भाई गूफी, क्या हुआ? गुफा के बाहर प्रतीक्षा कर रहे जियाओ यी जियान और किंग लिन ने उसके असामान्य व्यवहार को देखा और चिंता से पूछा। जियाओ यी जियान चिंतित महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 100। किंग लिन चिंतित महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 70। ये कुछ भी नहीं है। शायद स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने में बहुत अधिक ऊर्जा लगी होगी। गू फी ने मुस्कुराते हुए जो कुछ हुआ था उसका उल्लेख किए बिना इसे टाल दिया। स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करना वास्तव में जीवन मरण का मामला है और यदि कोई सावधान नहीं है तो उसके लिए इसमें भस्म होना आसान है। हालांकि गू फेल, जिसने आसानी से ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को परिष्कृत किया, एक विसंगति थी। जियाओ यी जियान समझ सकती थी कि वह कुछ छिपा रहा था, लेकिन उसने उस पर दबाव नहीं डाला। अगर वह बात करना चाहता तो वह स्वाभाविक रूप से उसे बता देता। अच्छी तरह से आराम करना सुनिश्चित करें, जियाओ यी जियान ने चिंतित होकर कहा। जियाओ यी जियान चिंतित महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 100। उसकी बेपरवाह चिंता ने गू फेर के दिल को गर्म कर दिया। उसने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया और उसे आश्वस्त किया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी। जियो यी जियान और किंग लिन फिर आग जलाने और खाना बनाने चले गए। उनका शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन एक साथ लगभग सुखद लग रहा था। किंग लिन, जिसने कभी ऐसा जीवन जीने की कल्पना नहीं की थी, चुपचाप गुफेफ की पीठ को उसके साथ रहने के फैसले के लिए कृतज्ञता से देख रही थी। किंग लिन संतुष्ट महसूस करती है। भावनाएं बदल जाती हैं। ALUE जोड़ 70। सिस्टम की अधिसूचना सुनकर गूफी अपने विचारों में रुक गया और फिर अपने अगले गंतव्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम प्राप्त करने के बाद गूफी ने लिया मा साम्राज्य छोड़ने पर विचार किया था। हालांकि साम्राज्य में अभी भी कुछ लोग उच्च भाग्य वाले थे। गूफेट के पास पहले से ही जियाओ यी जियान, किंग लिन और एमेथिस्ट विंग लान किंग थे, जिन्हें मुश्किल से आधे व्यक्ति के रूप में गिना जा सकता था।
वह विशेष रूप से उच्च भाग्य वाले लोगों की तलाश करने के लिए उत्सुक नहीं था। जब वे यात्रा कर रहे थे तो उनकी गति धीमी थी। शेर राजा रुकने से पहले कुछ घंटों तक उड़ता था। जियाओ यी जियान और किंगलिन ने बातचीत की, उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं, जबकि गूफी चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। अपने शरीर के भीतर डू क्यूई का मार्गदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करें, हवा में भारी ऊर्जा को महसूस करें। गूफी ने धैर्यपूर्वक अनुभवहीन किंगलिन को उसकी साधना में मार्गदर्शन किया। अपने भयानक संविधान ट्रिपल लेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुतलियों के साथ किंगलिन सीधे अपने द्वारा नियंत्रित सांप जैसे जीवों से ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी, जिससे वह तेजी से प्रगति कर सकती थी। एक दिन बाद वे एकांत जगह पर आराम करने के लिए रुके। किंगलिन क्रॉस लेग बैठी थी, उसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यान कर रही थी। गूफी उसकी साधना को देख रहा था। अचानक भौहें सिकोड़ लीं। उसने दूर से एक डू सम्राट स्तर की उपस्थिति को महसूस किया था। अध्याय 55 किंगलिन को लेने का इरादा। भाई गूफी, क्या हुआ? गूफेर के हाव भाव देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा। उसने अनुमान लगाया कि गूफी को शायद किसी के आने का आभास हो गया होगा। कोई हमारी तरफ आ रहा है। गूफी के शांत स्वर ने लिटिल फेरी डॉक्टर को सहज कर दिया। कौन हो सकता है? उसने दूर के आसमान की ओर देखते हुए जोर से पूछा। इस समय किंगलिन ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी असामान्य थी। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि दूर से आ रही उपस्थिति उसके वंश से जुड़ी हुई लग रही थी। उनके सामने आसमान में धीरे धीरे एक हरे रंग की आकृति दिखाई दी। हालांकि उसका चेहरा हरे रंग के घूंघट के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आकृति से ही पता चलता था कि वह आकर्षक थी। आकृति के साधना स्तर को भांपते हुए गूफी ने अनुमान लगाया कि यह महिला संभवतः स्काई सरपेंट हवेली से लूमैन थी। उसने अनुमान लगाया कि वह किंगलिन के ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स के लिए आई थी। वास्तव में ये ट्रिपल लेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स है। ऐसा लगता है कि बाइया की इंद्रियां सही थीं, लूमान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें किंगलिन पर टिकी हुई थीं। उसने उसकी पुतलियों में 3 छोटे काले बिंदुओं को देखा। संतुष्ट होकर उसने सिर हिलाया और मुस्कुराए। जैसे ही वह पास आए, उसने युवक और उसके साथियों का आकलन किया। उनके पास मौजूद दुर्जेय छठे दर्जे के उड़ने वाले जानवर को देखा। मुझे जियामा साम्राज्य में किसी को छठे दर्जे के उड़ने वाले जादुई जानवर के साथ देखने की उम्मीद नहीं थी। लूमान को आश्चर्य होता है। भावना मूल्य जोड़ 1.5। सहज रूप से जियोई जियान ने अपने पीछे किंगलिन को ढाल दिया, संदिग्ध महिला को सावधानी से देखते हुए। वह तुरंत समझ गई कि यह महिला किंगलिन के ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स के लिए आई थी। किंगलिन, सावधान! ये सुनकर लूमान ने किंगलिन की ओर देखा, जो जियाओ यी जियान के पीछे छिपा हुआ था, और अर्थपूर्ण ढंग से हंसा। हे, इस छोटी लड़की का नाम किंगलिन है। कितना प्यारा नाम है। आसमान में लूमान करीब आ गई। वह जानती थी कि इन 3 युवाओं के पास छठी रैंक के उड़ने वाले जादुई जानवर के पास कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि होनी चाहिए। हालांकि अग्रणी युवा के पास केवल अच्छी ताकत थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप निश्चिंत रह सकते हैं, लूमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। मैं उसे केवल ऐसी जगह ले जाने आया हूं जो उसकी साधना के लिए बेहतर हो। मेरा संप्रदाय उसे पूरे समर्थन के साथ पालेगा। आखिरकार वह जिस ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुतली की तलाश में थी, वह कुछ ऐसा था जिसे पूरा स्काई सरपेंट मैंशन चाहता था। वह किंगलिन को लेने पर आमादा थी, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही उसने बात की, लूमान ने अपना हाथ हिलाया और गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर के नीचे की जमीन अचानक फट गई। एक पल में मोटे हरे पेड़ के तने धरती से फट गए, तेजी से आपस में जुड़कर 2 लकड़ी के पिंजरे बन गए, उन्हें कैद कर लिया। हालांकि चौंक गए, किंगलिन हमले से अछूते रहे। एमेथिस्ट विंगलान किंग ने तुरंत प्रतिक्रिया की, एक उल्का की तरह लूमान पर हमला किया। हालांकि उसने चतुराई से हमले को चकमा दिया और किंगलिन की ओर बढ़ गई। जैसे ही लूमान सफल होने वाली थी, एक अशुभ भावना ने उसे घेर लिया। बूम! एक हल्की सी आवाज के साथ गूफेल, जो फंस गया था लकड़ी की जेल, किसी तरह किंगलिन के पास दिखाई दी। उसकी गहरी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। क्या लामान को घबराहट महसूस होती है? भावना मूल्य जोड़ 1.5। ये देखकर कि यह किशोर लड़का एक पल में उसके जाल को तोड़कर निकल गया था, आमतौर पर शांत रहने वाली लूमान ने अपने घूंघट के नीचे घबराहट का संकेत दिया। उसने किंगलिन की ओर जो हाथ बढ़ाया था, उसे गूफी ने आसानी से दूर कर दिया। उसने खुद को नहीं रोका और अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी गूफी ने उसे एक साधारण झटके से दूर कर दिया। गूफी के आकस्मिक थप्पड़ के पीछे अपार शक्ति को महसूस करते हुए लूमान बेहद सतर्क हो गई। लामान को डर लगता है। भावना मूल्य जोड़ 1.5। यहाँ क्या हो रहा है? उसका दिल संदेह से भर गया। उसने गूफी की असली ताकत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। हालांकि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुतलियों का आकर्षण उसके लिए पीछे हटने के लिए बहुत लुभावना था। मैं लामा साम्राज्य में लापरवाह नहीं हो सकता। मुझे इसे जल्दी खत्म करना है।
लामैन को एहसास हुआ कि रहस्यमयी ताकतवर गूफी का सामना करने के अलावा एमेथिस्ट विंग लायन किंग भी सहायता कर रहा था। हालांकि यह केवल छठी रैंक का जादुई जानवर था, फिर भी ये दुर्जय था, खासकर तब जब वह टूफील की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक सीटी निकाली और जल्दी से उसे बजाया। तुरंत एक तेज, अजीबोगरीब ध्वनि तरंग पूरे आकाश में फैल गई। बूम! सीटी बजने के कुछ ही समय बाद दूर के जंगल से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी। फिर लगभग 10 मीटर लंबा एक विशाल जानवर जो आराम से आराम कर रहा था, सीटी सुनकर अचानक अपनी आंखें खोली। यह आसमान में उड़ गया, तेजी से उनके स्थान की ओर बढ़ रहा था, जिससे जमीन पर एक विशाल छाया पड़ गई। प्राणी का शरीर लंबा, सर्प जैसा था, जो एक सांप जैसा जादुई जानवर जैसा था। एमेथिस्ट विंग लायन किंग की गति पहले से ही प्रभावशाली थी, लेकिन इस जानवर की गति और भी अधिक थी आश्चर्यजनक। इसकी विशाल पूंछ फड़फड़ा रही थी, मानो वह टेलीपोर्ट हो रही हो, और कुछ ही झटकों में वह उनके पास पहुंच गई थी, शेर राजा का सामना कर रही थी। गूफी किंगलिन के सामने खड़ा था, उसकी आंखें सिकुड़ रही थीं क्योंकि वह अचानक दिखाई देने वाले जानवर का अध्ययन कर रहा था। इस जानवर को विशालकाय सांप कहना ज्यादा उचित था। सांप का शरीर बहुत बड़ा, काला था, जिस पर अजीबोगरीब रंगीन पैटर्न थे, जो इसे एक अनोखी शक्ल देते थे। इसके शरीर के दोनों तरफ 8 काले और बैंगनी पंख थे। इसके सिर पर एक काला सर्पिल सींग था, जिसके सिरे पर एक हल्की बैंगनी चमक थी, जो इसके जहरीले होने का संकेत देती थी। इसकी आंखों की त्रिकोणीय पुतलियां जानवरों जैसी क्रूरता से नहीं, बल्कि इंसानों जैसी चालाक बुद्धि से भरी थीं। इस अजीब जानवर के आने के बावजूद गूफेर के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। मैं तुम्हें अभी जाने का मौका दूंगा, क्योंकि तुम्हारा किंगलिन को कोई वास्तविक नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। वरना, गूफी के भावहीन स्वर ने लू मान को एक बार फिर झिझकने पर मजबूर कर दिया। लू मान को झिझक महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 1-5। वह गूफी को घूरती रही, कभी कभी बगल की ओर देखती। इस बीच नीलम पंख वाले शेर राजा और 8 पंख वाले काले नाग सम्राट पहले से ही एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। 2 छठी रैंक के जादुई जानवरों की टक्कर आश्चर्यजनक थी, और उनकी लड़ाई से ऊर्जा तरंगें दूर दूर तक फैल गईं। यह आभा, इस समय आकाश में सैकड़ों मील दूर एक बड़े उड़ने वाले जानवर पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी तीखी निगाहें नीलम पंख वाले शेर राजा और 8 पंख वाले काले नाग सम्राट के बीच युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रही थीं। बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि जिया जिंग तियान था, जो पहले ही राजधानी छोड़ चुका था। 2 छठी रैंक के जादुई जानवरों के बीच लड़ाई से होने वाली शॉकवेव इतनी तीव्र थी कि जिया जिंग तियान सैकड़ों मील दूर से भी उन्हें महसूस कर सकता था। यह महसूस करते हुए ला जिंग तियान ने जल्दी से याओ ये को कुछ निर्देश दिए, जो उसके साथ था, और फिर उड़ने वाले जानवर को पीछे छोड़कर अकेले उड़ गया। चैप्टर 56। तथाकथित आकाश सर्प हवेली। वास्तव में उनका चेहरा कितना बड़ा है। एमेथिस्ट विंग लायन किंग और 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के विशाल रूप बार बार टकराते हैं। प्रकाश के फटने और भयानक गर्जना के साथ आकाश में गूंजती ऊर्जा की लहरें बेतहाशा फैलती हैं। यह क्या है? जियामा साम्राज्य के पूर्वी प्रांत के ऊपर आकाश के एक हिस्से में युन युन, जो अभी तक शाही राजधानी में वापस नहीं लौटी थी और गुहे और अन्य लोगों से अलग यात्रा कर रही थी, अचानक रुक गई। उसका हुड हटा दिया गया था, जिससे कमल के फूल की तरह नाजुक चेहरा दिखाई दे रहा था। दूर के आकाश की ओर देखते हुए उसकी लंबी पलकें फड़क रही थीं। उसने ऊर्जा के उतार चढ़ाव को भी महसूस किया था, और उसके दिल में एक अजीब भावना ने युन युन को उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित किया। लू मान का चेहरा कोमल था, जो दया को प्रेरित करता था, लेकिन उस बाहरी आवरण के नीचे उसके विचार गहरे थे। उसने महसूस किया था कि गूफी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, लेकिन जब उसके पास सहायता थी तो उसे एक किशोरी से क्यों डरना चाहिए। ये देखकर कि लामान अभी भी जिद्दी थी, गूफी, जो आमतौर पर सौम्य स्वभाव की थी, को गुस्सा आने लगा। ती ने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया है। तुमने खुद ही यह सब किया है। चूंकि तुम जाने से इनकार करते हो, इसलिए बाद में पछताना मत। लूमान पलक झपकाए, उसका शरीर शान से घूम रहा था क्योंकि वह गूफी को बाईपास करने का प्रयास कर रही थी। उसके जैद जैसे हाथों में से एक ने किंगलिन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जो उसके पीछे छिपा हुआ था। किंगलिन लूमान के अचानक कदम से चौंक गई। उसने गुफेर की आस्तीन को और भी कसकर पकड़ लिया। वह वास्तव में डरी हुई नहीं थी। आखिरकार भाई गूफी हमेशा उसकी रक्षा करने में सक्षम था, और उसे विश्वास था कि वह भी उसे सुरक्षित रखेगा। गूफेल ने एक तेज गति से किंगलिन को कमर से पकड़ लिया और आसानी से लूमान से बच निकला। किंगलिन निर्भरता का अनुभव करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 7-0। ये देखकर कि शेर राजा संघर्ष कर रहा था, गूफी ने अपना हाथ उठाया, जिससे ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। सर्प ने ऊर्जा को तब तक नहीं देखा जब तक कि वह उसके पक्ष में नहीं आ गई। डोडाजे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सर्प ने एक दर्दनाक दहाड़ लगाई। उसकी निगाहें तीव्र भय से गूफी पर टिकी हुई थीं।
8 पंखों वाले काले नाग सम्राट के टूटे हुए तराजू के नीचे नंगी आंखों से दिखाई देने वाले भयानक घाव फैले हुए थे जो लगभग पूरी पीठ को ढंक रहे थे। उसके काले शरीर से बारिश की तरह खून बह रहा था जो लगातार जमीन पर गिर रहा था, जिससे एक भयानक दृश्य बन रहा था। गूफेल को घूरते हुए उसकी बुद्धिमान आंखें भय से भर गई थीं। 8 पंखों वाला काला नाग सम्राट भय और डर का अनुभव करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5। इस समय 8 पंखों वाला काला नाग सम्राट अपनी असाधारण गति और अपने अत्यधिक कठोर शरीर के कारण मुश्किल से अपनी जगह पर टिक पा रहा था। 8 पंखों वाले काले नाग सम्राट की दयनीय स्थिति को देखकर लू मान का दिल निराशा में डूब गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने किस तरह के अस्तित्व को उकसाया था। एक आकस्मिक झटके से गूफी ने 8 पंखों वाले काले नाग सम्राट को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लू मान को डर का अनुभव होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 2-0। वरिष्ठ, कृपया मुझे छोड़ दें। यह मेरी अज्ञानता थी जिसने आपको नाराज कर दिया। वरिष्ठ, मैं 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट को लेकर तुरंत चली जाऊंगी। कृपया हमें माफ करें। तुरंत लू मान ने अपना रुख नीचे किया और गूफेल से माफी मांगी। उसने गूफेई की ओर देखा और उसके भावहीन चेहरे को देखकर उसकी सांसें डर से तेज हो गईं। लू मान को घबराहट का अनुभव होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5। फिर ला मान ने हर संभव तरीके से खुद को समझाना शुरू किया। वरिष्ठ, मेरा वास्तव में कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं केवल इस छोटी लड़की किंगलिन को अपने साथ वापस ले जाना चाहती हूं ताकि उसका उचित पालन पोषण कर सकूं। अपने ZZZ स्नैक फ्लावर पुतलियों के साथ वह मेरे स्काई सरपेंट मैंशन में प्रशिक्षण के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयुक्त है। हम उसे सर्वोत्तम संसाधन प्रदान करेंगे। लामान ने गूफेई की ओर ध्यान से देखते हुए कहा। उसका कभी मीठा और कोमल चेहरा अब केवल भय से भरा हुआ था। लू मान को डर का अनुभव होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5। पास में 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट भी जल्दी उतरा। लिन के पीछे खड़ा था। दयनीय स्थिति में आदमी। अब सर्प के एक बार के कठोर तराजू ज्यादातर टूट चुके थे। जमीन से कोई भी उन भयानक सफेद हड्डियों को धुंधला देख सकता था। सर्प की विशाल त्रिकोणीय आंखें पूरी तरह से आतंक से भरी हुई थीं। 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट सदमे और क्रोध का अनुभव करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5। अपनी चोटों के बावजूद उसने लू मान के शब्दों से सहमति में बार बार सिर हिलाया, साथ ही गूफी से दया की भीख मांगी। गूफेर की शांत निगाहें लू मान और 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट पर पड़ीं, जो एक बहुत बड़ा दबाव ले रहे थे। मुझे इस बात का एहसास है, अन्यथा आप दोनों में से कोई भी यहाँ खड़ा नहीं होता। गूफी की आवाज़ शांत थी। लू मान को राहत का अनुभव होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5। ये सुनकर लू मान ने राहत की सांस ली। फिर उसने आगे कहा, वरिष्ठ, कृपया आकाश सर्प हवेली के विचार में हमें छोड़ दें। इस समय लू मान और 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट दोनों अब गूफी को एक किशोर के रूप में नहीं देखते थे। उन्होंने केवल यह मान लिया था कि गूफेल एक वरिष्ठ विशेषज्ञ था जिसने अपनी युवा उपस्थिति को बनाए रखा था। इस तरह उन्होंने आगे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उम्मीद है कि गूफेल उन्हें आकाश के सम्मान से जाने देगा। सर्प हवेली। गूफी ने भौहें उठाईं, होठों पर हल्की सी हंसी, आंखें ठंडी हो गईं। आकाश सर्प हवेली। तथाकथित आकाश सर्प हवेली का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। जब लू मान ने आकाश सर्प हवेली का जिक्र किया तो गूफी ने इसके लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया। उसकी हैसियत के कारण हवेली के स्वामी भी उसका सम्मान करते। लामान का दिल उछल पड़ा और खतरे के एक मजबूत पूर्वाभास ने उसके सिर में झुंझुनी पैदा कर दी, जिससे वह सहज रूप से पीछे हट गई। अगले ही पल गूफी ने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे लू मान पर ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जो इतनी तेजी से उस पर वार किया कि यह अगोचर था। धमाका। लू मान का दाहिना हाथ खून की धुंध में बदल गया। उसने अपने खून बहते हुए स्टंप को पकड़ लिया और एक तीखी चीख निकाली। वह ठंडे पसीने में भीग गई। लू मान को डर का अनुभव हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5। अब वह पहले की तरह शांत और अलग थलग नहीं रही। उसका एक बार बेदाग गाउन अब खून से सना हुआ था। यह मुझे अपमानित करने के लिए एक छोटा सा सबक है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे स्काई सरपेंट महल को मिटा दूंगा। गूफेल की आवाज़ ठंडी थी। हालांकि उसने एक हाथ खो दिया था, लेकिन उसने किसी भी तरह की नाराजगी को दूर रखने की हिम्मत नहीं की, बस अपनी जान बचाकर भाग जाने का सौभाग्य महसूस किया। लामान को राहत और सदमे का अनुभव हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5। वह भी बहुत हैरान थी, सोच रही थी कि गूफी वास्तव में कौन था जो स्काई सरपेंट हवेली की भी पूरी तरह से अवहेलना कर रहा था। लू मान कांप उठी और उसने गहराई से सिर झुकाया। वरिष्ठ, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। गूफेर की उदासीन प्रतिक्रिया सुनकर लू मान और 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने रुकने की हिम्मत नहीं की। वे लंगड़ाते हुए चले गए। उनकी गति उस समय की तुलना में धीमी थी जब वे पहुंचे थे, लेकिन फिर भी तेज थे। उन्हें डर था कि गूफे अपना मन बदल सकता है और उन्हें मार सकता है। किंगलिन ने विश्वास का अनुभव किया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 7-0।
लिटिल फेरी डॉक्टर ने विश्वास का अनुभव किया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन दोनों सुरक्षित रूप से गूफे के पीछे थे, बिना किसी नुकसान के। भाई गूफे, तुम्हारे साथ यहाँ, मुझे लगता है कि चाहे हम किसी भी खतरे का सामना करें, हम हमेशा इससे बाहर निकलेंगे। लिटिल फेरी डॉक्टर अचानक गूफेव की बांह को गले लगाने से खुद को रोक नहीं सका। अध्याय 57। किसी ने भी मुझे इस तरह से नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। जब लूमैन और 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट हार कर उड़ गए तो दोनों महिलाओं ने राहत की सांस ली। उस पल उनकी नज़र में गूफेल अजेय लग रहा था। बड़े भाई गूफेल, तुम कमाल हो, किंगलिन ने कहा। लूमान के हमले का सामना करने के बाद वह अपने अंदर से निकलने वाले भयानक दबाव को महसूस कर सकती थी। फिर भी ये शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी गूफेई से आसानी से डर गया। किंगलिन के लिए गूफेई सबसे मजबूत व्यक्ति था जिसे वह जानती थी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके गाल लाल हो गए जब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी प्रशंसा की। गूफेई ने हंसते हुए किंगलिन के सिर को थपथपाया। उसने जियाओई जियान की ओर देखा, जिसने एक सौम्य मुस्कान के साथ उसकी नज़र का जवाब दिया। गूफेई ने फिर अपनी भंडारण अंगूठी से एक उपचार की गोली निकाली और उसे नीलम पंख वाले शेर राजा को सौंप दिया। शेर राजा ने गोली स्वीकार करने और उसे निगलने से पहले चुपचाप गूफेर की नज़र से मुलाकात की। धन्यवाद मास्टर, शेर राजा ने कहा। गोली लेते हुए नीलम पंख वाले शेर राजा की आभा तुरंत स्थिर हो गई। चलो चलें। किंगलिन और जियाओई जियान ने गूफेल के आह्वान का तुरंत जवाब दिया और अब और देर न करने का फैसला किया। वे तीनों एक बार फिर एमेथिस्ट विंग लान किंग पर सवार हो गए। 10 मिनट के बाद पिछली लड़ाई के स्थान पर आकाश में 2 प्रकाश की धारियां दिखाई दीं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी और एक महिला उभरे। बुजुर्ग व्यक्ति ने सादे पीले वस्त्र पहने हुए थे, उनके सफ़ेद बालों के बावजूद वे युवा दिख रहे थे, एक शांत लेकिन आधिकारिक आभा बिखेर रहे थे। शानदार वस्त्र पहने महिला के चेहरे पर एक शांत और सुंदर भाव था, जो कुलीनता की भावना को दर्शाता था। यह महिला यून यून थी और उसने जिया जिंग तियान का अभिवादन करते हुए मुस्कुराई। हलाओ, तुम्हारा पर्वत तोड़ने वाला डू क्यूई और भी अधिक दुर्जय होता जा रहा है। मैं दूर से ही उसकी प्रबल उपस्थिति को महसूस कर सकता था। यून यून ने टिप्पणी की। बा जिंग तियान अपनी आंखों में चमक के साथ दिल खोलकर हंसा। यून यून संप्रदाय के नेता, कई साल हो गए हैं और आपकी हवा पर आधारित डू क्यूई और भी शुद्ध हो गई है। आपकी गति बेजोड़ है। युद्ध के मैदान में अभी भी गूफेर की उपस्थिति के निशान थे और यून यून ने तुरंत इसे पहचान लिया और अनुमान लगाया कि यह पूरी घटना संभवतः उसी के कारण हुई थी। जैसे ही उसने उसके बारे में सोचा, उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान दिखाई दी, हालांकि उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भरा था। गूफेल को देखने की अपनी इच्छा के बावजूद यून यून जानती थी कि अब उससे मिलना और भी परेशानी लाएगा। इसलिए उसने आगे की जांच करने के लिए जिया जिंग तियान के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। यून यून के मना करने पर जिया जिंग तियान ने कंधे उचका दिए, लेकिन बुरा नहीं माना। तो मैं अकेले जांच करूंगा। अलविदा, संप्रदाय नेता यून यून। इसके साथ ही वह उस दिशा में आगे बढ़ गया जिस दिशा में गूफी गया था। इस बीच गूफी, जियोई जियान और किंगलिन एमेथिस्ट विंग लान किंग पर सवार होकर आराम से बातें कर रहे थे। गूफी को अचानक लगा कि चौथी श्रेणी का एक उड़ने वाला जादुई जानवर दूर से आ रहा है, जिसमें कई लोग सवार हैं। अगर गूफी ने अपना रास्ता साफ नहीं किया तो उनके रास्ते जल्द ही एक दूसरे से मिल जाएंगे। एमेथिस्ट विंग लान किंग की भारी उपस्थिति को महसूस करते हुए शाही जानवर हिचकिचाया और धीमा हो गया। क्या हो रहा है? याओ ये क्राउन राजकुमारी जानवर के कंपन को देखकर सतर्क हो गई। जल्द ही एमेथिस्ट विंग लान किंग की विशाल आकृति उसके सामने आ गई। यहाँ तक कि याओ ये, जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसके रक्षकों की तो बात ही छोड़िए। याओ ये ने अपना शाही गाउन सीधा किया और खड़ी हो गई। एमेथिस्ट को देखते हुए उसकी सुंदर मुद्रा स्पष्ट थी, पंखों वाला शेर राजा। खुफिया जानकारी सही थी, ये वास्तव में 6ठी रैंक का उड़ने वाला जादुई जानवर है। हालांकि उसने इसका अनुमान लगाया था, फिर भी याओ ये हैरान थी। हालांकि उसका आश्चर्य क्षणभंगुर था, क्योंकि वह साम्राज्य के प्रति गहरी वफादार थी। जियामा साम्राज्य की सीमाओं के भीतर भटकने वाला एक 6ठी रैंक का जादुई जानवर चिंताजनक था। अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित याओ ये ने अपने उड़ने वाले जानवर को नीलम पंख वाले शेर राजा को रोकने का आदेश दिया। जैसे ही शेर राजा रुका, याओ ये की तेज आंखों ने आखिरकार गूफी और उसके साथियों को उसकी पीठ पर देखा। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? गूफी ने पूछा। जब उसने जानवर को उनका रास्ता रोकते देखा तो भौहें सिकोड़ लीं। तुम लामा साम्राज्य से नहीं हो, है न? याओ ये ने गूफेर के इरादों को भांपने की कोशिश करते हुए पूछा। गूफी ने बस उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया। वह एक पल के लिए झिझकी और फिर अपने बालों को एक तरफ करके एक शानदार चेहरे को दिखाया। उसकी कोमल आंखें गूफी पर टिकी हुई थीं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम जियामा में क्यों आए हो? साम्राज्य
गूफी ने भौहें सिकुड़ी और उदासीनता से उत्तर दिया, यह आपकी चिंता का विषय कैसे है? याओ ये के चेहरे पर उसके शब्द गहरे हो गए। उसका पिछला सौम्य व्यवहार गूफेल की सुरक्षा को कम करने का दिखावा था। जियामा साम्राज्य की राजकुमारी के रूप में उसके पास महत्वपूर्ण शक्ति थी। उसे पहले कभी इस तरह से नीचा नहीं देखा गया था और उसकी नाराजगी उसके भौहों के सिकुड़ने से स्पष्ट थी। याओ ये को नाराजगी महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5-0। दोनों ने एक दूसरे को चुपचाप देखा और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अचानक किसी के तेजी से पास आने की आवाज ने चुप्पी तोड़ी और जिया जिंग तियान की आकृति दूर से दिखाई दी, जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। अध्याय 58। एक और आश्चर्यजनक सौंदर्य। जिया जिंग तियान के सिर पर सफेद बाल थे और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जिससे वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर एक साधारण, कमजोर बूढ़े व्यक्ति की तरह दिख रहा था। हालांकि उसके पीछे फैले दुखी हुई पंख स्पष्ट रूप से उसकी पहचान का संकेत दे रहे थे। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति जिया जिंग तियान ही होगा। जिया जिंग तियान के आने पर गूफेई समझ गया कि अगर उसने अपनी कुछ ताकत नहीं दिखाई तो ये दादा पोती की जोड़ी निश्चित रूप से उसके आसपास ही रहेगी। आखिरकार उसकी छिपी हुई आभा सिर्फ कमजोर होने का दिखावा करने के बारे में नहीं थी। उस पल गूफेई की नज़र लिया जिंग तियान से मिली, जो उसे सावधानी से देख रही थी। एमेथिस्ट विंग लान किंग की विशाल आकृति ने उसे भी कुछ हद तक सतर्क कर दिया। इसके अलावा वह गूफेल की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा सकता था, जिससे वह कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने से हिचकिचाता था। अचानक गूफी की निगाहें तेज हो गईं और उस पर एक जबरदस्त दबाव छा गया। जिया जिंग तियान को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 3-0। जिया जिंग तियान एक पल के लिए अकड़ गया, पूरी तरह से चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा युवक इतना भयानक हो सकता है, यहाँ तक कि उसके अपने शीर्ष डू सम्राट स्तर से भी कहीं आगे निकल गया। उसने अपने सामने 3 लोगों और एक जानवर को देखा, जल्दी से एक योजना बनाई। अगले पल जिया जिंग तियान ने याओ ये के पहले के भाव को याद करते हुए अनुमान लगाया कि उसके और युवक के बीच कोई गलतफहमी हो सकती है। फिर उसने विनम्रता से कहा, युवा गुरु, मैं जिया जिंग तियान हूँ और यह मेरी पोती याओ ये है। अगर उसने आपको पहले नाराज किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप उसे माफ कर देंगे। याओ ये को झटका लगा और पछतावा हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5-0। दादाजी उसके साथ इतने विनम्र हैं, क्या ये हो सकता है कि उसकी साधना बहुत ऊंची है? याओ ये ने अपने होंठ काटे, अपने पिछले कार्यों पर पछतावा करते हुए। ये पहली बार था जब उसने अपने शाही दादा को एक युवा व्यक्ति के प्रति इतना सम्मान दिखाते देखा था। एक असाधारण पृष्ठभूमि वाले युवा व्यक्ति के लिए भले ही दादाजी सावधान हो, वे केवल सतही तौर पर विनम्र होंगे, इतने गंभीर नहीं। इस समय जिया जिंग तियान गूफी की वास्तविक उम्र पर सवाल नहीं उठा रहा था। उसने पहले ही मान लिया था कि गूफी एक शक्तिशाली गुट का युवा रईस है, जो संबंध स्थापित करने के लिए उत्सुक है। फिर उसने मुस्कुराया और गूफी को निमंत्रण दिया, क्या मैं आपको, युवा स्वामी, एक अतिथि के रूप में शाही राजधानी में आमंत्रित कर सकता हूँ? मेरा आतिथ्य प्रदान करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उसके बगल में ये सुनकर किंगलिन की आंखें चमक उठीं। शाही राजधानी, मैं पहले कभी वहां नहीं गया। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने गूफेई के पीछे से झांका, उसके बाल उसके कंधे से टकरा रहे थे, उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। हाल ही में गूफेई के साथ किंग शानटाउन छोड़ने के बाद उसने कई बड़े शहरों का दौरा किया था और कई आकर्षक स्थलों और संस्कृतियों को देखा था। बहन जियाओ यीजियान, अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो मैं भी शाही राजधानी देखना चाहता हूँ। मैं जन्म से ही रेगिस्तान में रहता हूँ और मैंने कभी नहीं देखा कि किसी साम्राज्य की राजधानी कितनी समृद्ध होती है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों की नज़रें गूफेई पर पड़ीं। लिटिल फेरी डॉक्टर ने गूफेल की आस्तीन पर टैग किया, जबकि किंगलिन ने उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखा। किंगलिन ने विनती की, भावना मूल्य जोड़ 7-0। लिटिल फेरी डॉक्टर ने विनती की, भावना मूल्य जोड़ 1-0। गूफेई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और दोनों लड़कियों के सिर पर मजाकिया ढंग से थपथपाया। ठीक है, तो फिर शाही राजधानी चलते हैं। फिर उसने मुस्कुराया और सिर हिलाया। लिटिल फेरी डॉक्टर को खुशी हुई। भावना मूल्य जोड़ 1-0। किंगलिन खुश महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 7-0। चूंकि दोनों लड़कियां जाना चाहती थीं और गूफी काफी लापरवाह था, इसलिए शाही राजधानी का दौरा उसकी साधना में बाधा नहीं बनेगा। गूफी को सहमत देखकर जिया जिंग तियान ने एक शांत भाव बनाए रखा, लेकिन अंदर से वह रोमांचित था। जिया जिंग तियान संतुष्ट महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 4-0। इसके बाद गूफी और जिया जिंग तियान के समूह एक साथ शाही राजधानी की ओर बढ़ गए। जिया जिंग तियान बगल से देखता रहा, जितना अधिक वह देखता उतना ही अधिक आश्चर्यचकित होता। गूफी की ताकत संभवतः उसकी खुद की ताकत से कहीं अधिक थी। जब भी उन्हें रास्ते में जादुई जानवरों का सामना करना पड़ता तो जिया जिंग तियान मुश्किल से ही सतर्क हो पाता, इससे पहले कि जानवर गूफी द्वारा उत्सर्जित आभा के डर से भाग जाते।
अधिक संपर्क के साथ जिया जिंगटियन को संदेह होने लगा कि गूफी एक डू पूर्वज विशेषज्ञ हो सकता है। जिया जिंगटियन प्रशंसा महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 40। अपने पूरे जीवन में जिया मा साम्राज्य के शाही परिवार की स्थिरता को सुरक्षित रखने के अलावा फिया जिंगटियान की सबसे बड़ी इच्छा डू पूर्वज स्तर तक पहुंचना था। परिणामस्वरूप यात्रा के दौरान उसने अपना रुख काफी कम कर दिया ताकि गूफी से आगे बढ़ने के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। गूफी और उसके समूह को जो भी जरूरत थी, जिया जिंगटियान ने व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता की, ऐसी दयालुता के साथ कि उससे परिचित कोई भी व्यक्ति चौंक जाता। जिया मा साम्राज्य के प्रसिद्ध डू सम्राट जिया जिंगटियान कुछ युवा लोगों के प्रति इतने उत्साही थे, ये लगभग अविश्वसनीय था। इस बीच लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन ने जिया जिंगटियान और याओ ये की पहचान के बारे में जान लिया था, लेकिन उन्होंने शाही स्थिति पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। किंगलिन ने गुप्त रूप से भी गुफेल से फुसफुसाते हुए कहा, बड़े भाई गुफेई, तुम वाकई कमाल हो। राजपरिवार भी तुमसे दोस्ती करना चाहता है। किंगलिन को प्रशंसा महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 70। गुफेई ने हंसते हुए अपना सिर थपथपाया, लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखते हुए इत्मीनान से कहा, हमारा गंतव्य फियामा साम्राज्य का महल है। लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन ने एक दूसरे को देखा, अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए। हालांकि वे विशेष रूप से राजघराने की ओर आकर्षित नहीं थे, फिर भी वे राजकुमारी बनने के सपने देखने वाली युवा लड़कियां थीं और इस बात को लेकर उत्सुक थीं कि महल कैसा हो सकता है। रास्ते में लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन ने खुशी खुशी बातचीत की और जल्द ही वे शाही राजधानी पहुंच गए। पहुंचने के बाद राज जिंगटियान ने गुफेई और उनके समूह के लिए उच्चतम स्तर के आतिथ्य के साथ महल में ठहरने की व्यवस्था की और याओ ये को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मेहमानों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। अगले दिन लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन के जागने के बाद उन्होंने राजधानी की चहल पहल भरी सड़कों का पता लगाने का फैसला किया और गूफी स्वाभाविक रूप से उनके साथ चल पड़ी। उन्हें बाहर निकलते देख याओ ये, जिसका पहली मुलाकात में उनके प्रति कोई खास प्रभाव नहीं था, कर्तव्यनिष्ठा से उनके साथ चल पड़ी और तीनों के करीब ही रही। जब वे शहर में टहल रहे थे तो वे अंततः प्राइम नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। नीलामी घर के भव्य और आलीशान प्रवेश द्वार पर कई सुंदर कपड़े पहने हुए लोग आ जा रहे थे। उनके चारों ओर की हवा में हल्की खुशबू फैल रही थी। इतना प्रभावशाली नीलामी घर देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर ने गूफी की आस्तीन खींची। बड़े भाई गूफेल, मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। गूफी ने सिर हिलाया और अपने बगल में याओ ये की ओर देखा। अपने महल के परिधान में सजी याओ ये मुस्कुराए और आगे बढ़ी और बातचीत को सहजता से संभाला। प्रवेश द्वार पर परिचारिकाएं सीधे खड़ी हो गईं और सम्मानपूर्वक उन्हें अंदर ले गईं। जैसे ही वे नीलामी घर में दाखिल हुए, एक आकर्षक और मनमोहक आकृति धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुई, जिसने अनगिनत लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। अपने आकर्षक चेहरे पर हल्की आकर्षक मुस्कान लिए इस महिला ने एक चमकदार लाल आकार फिटिंग लबादा पहना था, जो उसके कर्व्स को पूरी तरह उभारने के लिए बेहतरीन और सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार किया गया था। उसके लबादे के नीचे उसकी लंबी बर्फ सी सफ़ेद टांगें पुरुषों की आंखों को चकाचौंध कर देती थीं, उनके दिलों में एक ज्वलंत इच्छा जगाती थीं। अध्याय 59। शिक्षक, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास स्वर्गीय ज्वाला है? क्या खूबसूरती है। जब यह मनमोहक महिला उसकी नज़र में आई तो गूफी भी अंदर से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि उसका रूप बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था, लेकिन उसका आकर्षक स्वभाव चाट से बाहर था। उसके अनोखे आकर्षण और इस तथ्य को देखते हुए कि वह प्राइम नीलामी घर में थी, गूफी को उसकी पहचान का अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं थी। याफी क्राउन प्रिंसेस का अभिवादन करती है। याफी ने याओ ये को पहचान लिया और एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। फिर उसकी नज़र स्वाभाविक रूप से गूफी पर पड़ी, जो चुपचाप एक तरफ बैठी थी। याफी समझ सकती थी कि लोगों का ये समूह गूफी के इर्द गिर्द केंद्रित था। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंसेस याओ ये भी उसके साथ ही चल रही थी। कमरे को पढ़ने की उसकी क्षमता असाधारण थी। कल रात राजधानी में फैली खबर के साथ याफी ने जल्दी से यह अनुमान लगा लिया कि गूफी ही शाही परिवार द्वारा आमंत्रित किया गया सम्मानित अतिथि है। इसके बाद याफी ने गूफी को गर्मजोशी से अपना आतिथ्य प्रदान किया। युवा गुरु, अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो बस इस बहन को बताएं। वह शालीनता से गूफेल के करीब चली गई। उसकी आवाज़ में एक नर्म झुंझुनी सनसनी थी। इस महिला में एक अनूठा आकर्षण था। उसकी लंबी आकर्षक निगाहों के नीचे गूफी की धड़कन पल भर के लिए रुक गई। हर मुस्कान और नज़र के साथ याफी ने शुद्ध स्त्री आकर्षण को उजागर किया, जिससे गूफी को भी आश्चर्य हुआ कि वह कितनी आकर्षक थी, एक आकर्षक बिल्ली की तरह। वह वास्तव में एक दुर्लभ सुंदरता थी और कुछ पुरुष उसका विरोध कर सकते थे। हालांकि वह समग्र सुंदरता के मामले में रानी मेडुसा के बराबर नहीं थी। याफी एक आदमी की इच्छाओं को आकर्षित करने में कहीं अधिक सक्रिय और कुशल थी। हम्फ, याफेर के व्यवहार को देखकर जियाओ यिजियान ने धीरे से नाक भान सिकुड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह नाखुश है। उसने जल्दी से गूफी का हाथ पकड़ा और चली गई।
या फिर इस पर केवल एक अजीब सी मुस्कान ही दे पाए और उसने और कुछ नहीं कहने का फैसला किया। जैसे ही वे नीलामी घर को ब्राउज करना जारी रखते थे, गूफी ने जियाओई जियान और किंगलिन से विनम्रतापूर्वक कहा, जो भी आपको पसंद हो बस उसे खरीद लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्या खुशी देता है। पहली बार ऐसी विलासिता को देखकर दोनों युवा लड़कियां स्पष्ट रूप से उत्साहित थीं। उन्होंने उत्सुकता से खजाने की खोज की, उनकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं, और गूफी ने कर्तव्यनिष्ठा से प्रत्येक वस्तु को चुना जो उन्हें पसंद थी, भुगतान करने की तैयारी कर रही थी। हालांकि जब बिल का भुगतान करने का समय आया, याओये ने तुरंत हस्तक्षेप किया, युवा मास्टर गुफेल, बस इन्हें मेरे खाते में डाल दीजिए। गूफेई ने बहस नहीं की, क्योंकि उसे इन सांसारिक वस्तुओं में विशेष रुचि नहीं थी। नीलामी घर में अपनी खरीदारी के बाद जियाओई जियान और किंगलिन अभी भी उत्साह से भरे हुए थे। उस शाम जिया जिंगतियान ने गूफेई के लिए एक विशेष भोज की व्यवस्था भी की, जिसमें लिया मा साम्राज्य के सभी कुलीन परिवारों को आमंत्रित किया गया। मेहमान इस आयोजन के महत्व से अवगत थे, वे अच्छी तरह से तैयार होकर आए थे। जब गूफेई को जिया जिंगतियान का निमंत्रण मिला तो वह एक पल के लिए हिचकिचाया। याद करते हुए कि लड़कियां दिन के समय खरीदारी के दौरान कितनी उत्साहित थीं, उसने जियाओई जियान और किंगलिन को उनके क्षितिज को व्यापक बनाने और उन्हें कुछ नया अनुभव करने देने के लिए हेनेक्वेट में ले जाने का फैसला किया। एक भोज, बहुत बढ़िया लगता है, मैं भी जाना चाहता हूँ। जियाओई जियान खुश थी और उसने तुरंत हामी भर दी। फिर उसने और किंगलिन ने शाम के लिए अपने कपड़े तैयार करने शुरू कर दिए, जो याओये के सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत महल के परिधान से प्रेरित थे। जबकि जियाओई जियान ने इसे खुलकर व्यक्त नहीं किया, वह अंदर से प्रतिस्पर्धी थी, मैच करना चाहती थी, जबकि किंगलिन बस एक सुंदर पोशाक खोजने पर केंद्रित थी। उस रात भोज निर्धारित समय पर शुरू हुआ। मू कबीले के मू चेन, नालन कबीले के नालन सू और प्राइमा परिवार के टेंग शान जैसे परिवार के मुखिया सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तीनों बूढ़े लोगों ने जानबूझकर मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया और हल्के से अपने गिलास टकराए, प्रत्येक को दूसरे के इरादों का पता था। जैसे ही गूफी ने भोज कक्ष में कदम रखा, हर नज़र उसकी ओर मुड़ गई। युवा मास्टर गूफी, आप यहाँ हैं। याओये और लिया जिंगतियान ने प्रसन्न मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। आज रात याओये ने एक बहुत औपचारिक पोशाक, होठों पर रूज का स्पर्श, जिससे वह विशेष रूप से आकर्षक लग रही थी। भोज में मौजूद सभी लोगों ने अपना ध्यान गूफेल की ओर लगाया। ला जिंगतियान और याओये के सम्मानजनक व्यवहार से पहचान लिया कि वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वे जानते थे कि गूफेई इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। म्यूचेन उत्सुक हो गया है, जोड़ 3-0 भावना अंक। नालन सू ने गूफेल की निगाह भीड़ में घूमी और अचानक एक खूबसूरत युवती ने उसकी नज़र को अपनी। वह ठंडी लेकिन आकर्षक दिख रही थी और उसकी सुंदरता उस महिला से प्रतिस्पर्धा कर रही थी जिसने कभी गूफेई को निराश किया था। उसने एक लंबी चौड़ी आस्तीन वाली चांदी जैसी सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी जो उसकी पतली कमर को ढक रही थी। एक हल्के चांदी के बेल्ट से उभारा हुआ था जो उसके नाजुक फिगर को पूरी तरह से उजागर कर रहा था। उसके कानों के लोब हरे रंग के जेड पेंडेंट से सजे हुए थे जो हिलते समय एक तीखी आवाज़ निकाल रहे थे जो लालित्य का स्पर्श जोड़ रहा था। जब वह अप्रत्याशित रूप से गूफेल की नज़र से मिली तो उसकी आंखों में एक स्पष्ट जिज्ञासा थी। नालन यानरान जिज्ञासु हो गई है, जोड़ 8-0 भावना अंक। नालन यानरान ने हाल ही मैन्युन यून द्वारा दी गई गोली खाने के बाद द ग्रैंड मास्टर के पद तक पहुंच गई। वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से केवल एक कीमियागर को खोजने के उद्देश्य से जल्दी से नीचे आई थी जो उसके दादा नालन जी को विषमुक्त कर सके। सिस्टम के संकेतों से गूफेल ने जल्दी से उपस्थित लोगों की पहचान कर ली। सालों पहले नालन जी को 5वीं रैंक के जादुई जानवर सीरिंग आयरन पॉइजन वीड ने काट लिया था और उसके जहर से वह जहर खा गई थी। जहर साधारण नहीं था, यह इतना शक्तिशाली था कि 6ठी रैंक के जादुई जानवर भी इससे घातक रूप से जहर खा गए थे। अगर ये तथ्य न होता कि ये जीव अत्यंत दुर्लभ थे तो पूरे महाद्वीप में कई लोग इससे बहुत डरते। हालांकि नालन जी ने जहर के प्रसार को धीमा करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। नालन परिवार केवल ये देख सकता था कि नालन दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, उसकी जिंदगी खतरे में थी। यहाँ तक कि अल्केमिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष मास्टर फामा भी असहाय थे। पिल्किंग बूहे के अनुसार केवल एक स्वर्गीय ज्वाला ही नालन जी के जहर को बेअसर कर सकती थी। गूफी के बारे में नालन यानरान की जिज्ञासा जल्दी ही उसके दादा के लिए चिंता में बदल गई। उदास मूड में उसने भोज हॉल के बाहर एक जगह ढूंढी और अकेले बैठकर शराब पी, अन्य कुलीन महिलाओं से बचते हुए जो गूफी के करीब आने की कोशिश कर रही थीं। शिक्षक, आप यहाँ क्यों हैं? थोड़ी देर में नालन यानरान ने देखा कि उसके शिक्षक युन युन भोज हॉल के बाहर शराब पीते हुए आ रहे थे। युन युन ने गूफी को शाही परिवार के निमंत्रण के बारे में सुना था और उसे पता चला था कि वह भोज में शामिल होगा। कुछ आंतरिक संघर्ष के बाद वह उसके पास आने और उससे मिलने की इच्छा को रोक नहीं पाए। आज रात युन युन की पोशाक उसकी सामान्य शैली से अलग थी।
उसने कुछ हद तक खुला शाम का गाउन पहना था, जो कुलीन महिलाओं के पहनावे के अनुरूप था, जो उसकी शान का एक अलग पक्ष प्रदर्शित कर रहा था। हल्के सुरुचिपूर्ण सफ़ेद कपड़े ने यून यून की अलौकिक सुंदरता को उजागर किया, और उसके पहनावे की सूक्ष्म कोमलता ने उसके सामान्य शांत व्यवहार को संतुलित किया, जिससे वह और भी अधिक आकर्षक बन गई। शिक्षक, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे दादाजी अपने बिस्तर पर पड़े हैं, मौत के कगार पर हैं, और मास्टर फार्म अभी शक्तिहीन हैं। नलन यानरान शराब के कारण अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसने अपने शिक्षक को अपने दादाजी की हालत के बारे में आंसू भरे स्वर में बताया। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था और उसकी आवाज़ सिसकियों से भरी हुई थी। यून यून ने एक पल के लिए चुपचाप सुना। फिर अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाते हुए और आंखों में भावना की चमक के साथ उसने पूछा, यानरान, क्या गूहे ने वास्तव में कहा था कि एक स्वर्गीय लौ आपके दादाजी को बचा सकती है? उसकी नज़र अनायास ही हॉल की ओर चली गई, जहां गूफी लोगों से घिरा हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। यून यून का दिल धड़क उठा। शिक्षक, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास स्वर्गीय लौ है? नलन यानरान अपने शिक्षक की बातों को जल्दी से समझ गई, लगभग तुरंत ही शांत हो गई। उसका चेहरा आशा से चमक उठा और उसने उत्साह से पूछा। अध्याय 60। क्षमा करें, कोई दिलचस्पी नहीं है। मम। यून यून एक पल के लिए झिझकी, फिर हल्के से अपनी बर्फ जैसी सफ़ेद ठुड्डी को हिलाया। ये बढ़िया है। इस तरह मेरे दादाजी को बचाया जा सकता है। गुरुजी, स्वर्गीय ज्वाला वाला व्यक्ति कौन है? यून यून से पुष्टि मिलने पर नालन यानरान उत्साह से उठ खड़ी हुई और पूछा। आज के भोज का मुख्य अतिथि। यून यून की आंखें चमक उठीं और वह फुसफुसाए। भोज का मुख्य अतिथि। नालन यानरान ने यून यून की निगाहों का अनुसरण किया और हॉल में गूफी को देखा। युवक ने एक शानदार लबादा पहना हुआ था, उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। वह लंबा और सुंदर था, जिसमें अनुग्रह और आकर्षण झलक रहा था। इससे पहले भोज में नालन यानरान ने कुछ देर के लिए उससे आंखें मिलाईं और फिर जल्दी से नजरें फेर लीं। अब यून यून के शब्दों का पालन करते हुए उसने फिर से गूफेल को देखा। उसी समय उसने गूफेई की ओर अपने शिक्षक की नज़र में कुछ असामान्य देखा। शिक्षक, क्या आप उसे जानते हैं? नालन यानरान ने उत्सुकता से पूछा। मैं एक बार मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में उससे मिली थी। जो गोली मैं तुम्हारे लिए पहले लाई थी, वह उसी ने बनाई थी। यून यून के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने धीरे से जवाब दिया। तो वह गोली उसी ने परिष्कृत की थी। मैंने हमेशा सोचा था कि यह आपके अनुरोध पर एल्डर गूहे द्वारा बनाया गया था। शिक्षक। ये सुनकर नालन यानरान और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गई। नालन यानरान आश्चर्यचकित महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0। गूफी के बारे में उसकी समझ केवल राजधानी के उच्च वर्गों के बीच अफवाहों पर आधारित थी। वह जानती थी कि गूफी के पास एक शक्तिशाली रैंक 6 मैजिक बीस्ट था और उसकी पृष्ठभूमि असाधारण थी, संभवतः प्रशिक्षण के लिए बाहर एक महत्वपूर्ण बल से। अप्रत्याशित रूप से इतनी कम उम्र में गूफी पहले से ही टियर 4 शिखर गोली को परिष्कृत कर सकता था। जियामा साम्राज्य में ऐसी प्रतिभा अद्वितीय थी। कीमिया में अपनी उच्च प्रतिभा और एक स्वर्गीय लौ के साथ ऐसा लगता है कि दादाजी को वास्तव में बचाया जा सकता है। ये सोचकर कि गूफी अपने दादा को बचा सकती है, नालन यानरान तुरंत बहुत खुश हो गई। उसकी आंखें गूफी को देखते ही चमक उठीं। हर दिन जब उसके दादा को सीरिंग जहर से पीड़ित होना पड़ा तो उसका शरीर और भी कमज़ोर हो गया। वह किसी भी देरी का जोखिम नहीं उठा सकती थी अब और नहीं। आज चाहे जो भी हो, उसे गूफेल की मदद मांगनी ही थी। फिर नालन यानरान सीधे भोज हॉल में चली गई, गूफेल की ओर बढ़ गई। यून यून बैठी रही, अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिकाए हुए। उसकी आंखें उलझी हुई थीं क्योंकि वह युवती को जल्दी से अपनी स्कर्ट उठाकर भागते हुए देख रही थी। वह कितनी चाहती थी कि वह भी ऐसा ही करे और गूफे से सीधे मिल सके। यून यून उदास महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-0-0। युवा मास्टर गूफेल, नमस्ते। नालन यानरान भोज हॉल में प्रवेश करती है, गूफेई के पास जाती है और अपने बालों को शालीनता से ब्रश करती है, सक्रिय रूप से उनका अभिवादन करती है। उसके सुंदर चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी और चौड़ी आस्तीन वाली चांद जैसी सफ़ेद पोशाक, जिसे केवल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य ही पहन सकते थे, कभी कभी उसके नीचे की सुंदर वक्रता को प्रकट करती थी। आकृति के मामले में वह किसी भी तरह से या फेई से कमतर नहीं थी, हालांकि उनके स्वभाव पूरी तरह से अलग थे। हालांकि नालन यानरान ने बातचीत शुरू की, फिर भी उसके हाव भाव में एक अंतर्निहित गर्व था। गूफी ने उसे हल्के से देखा और सिर हिलाया। भोज में बहुत से लोग थे जो उसका अभिवादन कर रहे थे, इसलिए उसका जवाब बहुत ही सहज था। युवा मास्टर गूफी, मेरा नाम नालन यानरान है। उसका अभिवादन करने के बाद नालन यानरान वहां से नहीं गई। अपना परिचय देते समय उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये सुनकर गूफे ने अपना सिर घुमाया और लापरवाही से पूछा। उसका स्वर उदासीन था। गूफेल की प्रतिक्रिया ने नालन यानरान को थोड़ा सिर दर्द दिया। नालन यानरान घबराई हुई है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0।
धुंधले बादल संप्रदाय के युवा संप्रदाय के नेता और नालन परिवार की एक प्रतिभाशाली होने की प्रतिष्ठा के साथ वह हमेशा अपने हर काम में सफल रही है। अगर उसे मदद की ज़रूरत होती तो उसे बस पहला कदम उठाना पड़ता और दूसरे लोग उत्सुकता से उसकी मदद करते। इन सभी वर्षों में गू फेई उसके साथ इतना ठंडा व्यवहार करने वाला पहला व्यक्ति था। मैं तुम्हारी मदद मांगना चाहता हूँ। आमतौर पर नालन यानरान अब तक अधीरता से चले गए होते, लेकिन गू फेई एकमात्र व्यक्ति था जिसे वह जानती थी जो नालन जी को बचा सकता था, इसलिए वह हार नहीं मान सकती थी। वह मुस्कुराए और बोली, गू फेई की उदासीन प्रतिक्रिया के बावजूद अपना संयम बनाए रखा। उसे पहले कभी किसी की मदद पाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, खासकर जिया मा साम्राज्य में उसकी अपनी उम्र का कोई नहीं। मिस नालन, शायद भोज के बाद इन मामलों पर चर्चा करना बेहतर होगा। हम यंग मास्टर गू फेई के मूड को बाधित नहीं करना चाहते। उस पल एक नर्म आकर्षक आवाज ने बीच में टोका। ये याफी थी जो हाथ में शराब का गिलास लेकर आई थी। उसकी मोहक निगाहें गूफी पर पड़ी और वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और उसने अपना गिलास उसके गिलास से टकराया और फिर शालीनता से पी लिया। उसने अपना सिर पीछे झुकाया जिससे उसकी आकर्षक गर्दन दिखाई दी। गूफी ने मुस्कुराते हुए टोस्ट में शामिल होकर अपने गिलास में शराब पी। दूसरी तरफ साम्राज्य की राजकुमारी BTTH, मैंने जुना से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। BTTH, मैंने जुना से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। सारांश, गूफी ने डुक्यूई महाद्वीप में प्रवास किया और ब्लैक सबमर्ज्ड किंग गूली का प्रिय पोता बन गया। 16 वर्ष की आयु तक वह पहले से ही गो कबीले का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति बन चुका था। इसके बाद कबीले के नेता गू युआन ने जुन एर को वापस बुलाया और उसके साथ उसकी शादी तय की। हालांकि उनकी शादी के 6 महीने बाद जुन एर ने अपने रिश्ते को पूरा करने से इनकार कर दिया। हालांकि गूफी पहले से ही जुन एर के प्रति बहुत मोहित था, लेकिन अंततः उसे एहसास हुआ कि उसके प्रति उसकी ठंडक इसलिए थी क्योंकि वह अभी भी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोच रही थी। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। ये पता चला कि जब जुन एर ने कहा कि वह तैयार नहीं है तो वह किसी और के लिए अपनी पवित्रता को बचाने की योजना बना रही थी। गूफी इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने निर्णायक रूप से जुन एर को तलाक देने का फैसला किया। नहीं गूफी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। ये जानने पर कि गूफी उसे तलाक लेना चाहता है, जुना तुरंत घबरा गई। BTTH, मैंने जुना से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 1। चलो तलाक ले लेते थोड़ा ज्यादा पी लिया। उसने महसूस किया कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया है। के घर की बालकनी पर गूफी ने मुड़कर के बगल में खड़ी देखा। उसकी आंखें भी अभी अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ कमरे में लौटी थी और शांति से बोली। उसने आगे बढ़कर तुमने क्या कहा? कमरे के अंदर युवा मास्टर की बातें सुनकर मैंने अपने शिक्षक से सुना है कि आपके पास एक स्वर्गीय ज्वाला है। उसने अविश्वास में गूफी को देखा। मेरे दादाजी को बचा सकते हैं। गलत सुना है। वह लंबे समय से विष से पीड़ित हैं। चलो तलाक ले लेते हैं। उपचार नहीं मिला। गूफी की निगाहें शांत नहीं क्योंकि वह जुन एर को देख दादाजी के बारे में बात करते हुए यानरान के चेहरे पर उदासी दिखाई दी और उसने गूफी की कलाई को दुर्घटना के बाद पकड़ लिया। वह अप्रत्याशित रूप से लेकिन जल्द महाद्वीप में स्थानांतरित हो गया। उसकी हरकतें अनुचित। इसके अलावा वह शर्मा कबीले के शक्तिशाली 8 सितारा जोड़ दिया। ब्लैक सबमर्ज्ड जीवन और मृत्यु का पोता बन गया। मैं तुम्हारे दादा से संबंधित नहीं हूँ, जुना से मैं उन्हें क्यों बचा था? वे दोनों बचपन के प्रेमी की पहचान जानता था और जानता था कि नालन जी किस तरह का व्यक्ति है। युआन ने अचानक जुना को शामिल शहर में चाहता था, भेजने का फैसला किया। सिर हिलाया और मना कर दिया। कबीले के प्राचीन नालन की तलाश करनी थी। भावनात्मक समय जोड़ा इसे रोकना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ जब तक आपका मदद करने के लिए तैयार है, भीतर कोई भी इनाम देने को तैयार। वह कबीले के नेता नालन लिए गए फैसले को बदल नहीं सकने लगी और उसने जल्दी से एक देख सकता था कि गू युआन द्वारा जुना को दूसरों को बहाने वाला हो सकता था। गूफी को इसके स्वीकार करने में कोई दिलचस्पी जुना को वापस लाने का कोई रास्ता खोजने की कोई दिलचस्पी नहीं है। 10 साल में एक पल के लिए नालन यानरान को तेजी से आगे बढ़ी अपना सिर हिलाया। कबीले का सबसे चमकदार प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। यहाँ तक कि गू किंग यांग, जिसे कभी युवा कबीले का नेता नियुक्त किया गया था, भी उसकी तुलना में फीका पड़ गया। गू कबीले के भीतर उनकी प्रतिष्ठा पुरानी पीढ़ी के कई बुजुर्गों से भी ज्यादा थी। इसके बाद गू फेई ने कबीले के नेता की बेटी को गू कबीले में वापस लाने के लिए गू कबीले की बड़ी परिषद में आवेदन किया। इसके अलावा उन्होंने जुना से शादी करने की इच्छा भी व्यक्त की। अपनी वर्तमान स्थिति और साधना में अद्वितीय प्रतिभा को देखते हुए